नमस्कार, आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत। जोरदार टॉपिक आपका चल रहा था और उस टॉपिक का नाम है प्रतिहार वंश। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था, टॉपिक बहुत बिंदास है, बहुत मजेदार टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि ध्यान आपका पहले की तरह यूं ही बना रहे। अगला पार्ट बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे और आपने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट किए पिछले पार्ट में, और उन अच्छे अच्छे कमेंट्स की वजह से ये क्लास आपकी आई है, ताकि इस क्लास में भी आप और अच्छे और शानदार वाले कमेंट करो। और उसके बाद देखो अगला जो टॉपिक आपका आएगा और भी खतरनाक और शानदार कहानी में तरीके से मैं बताने वाला हूं। मित्रों, प्रतिहार वंश, देखो सीधी सी बात है, कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ना हो उसको आसान कैसे किया जा सके, टू द पॉइंट, पेपर में कैसे कवर होगा। सबसे पहले वंशावली को सेट कर लो। सबसे पहले एक राजा जी आए इनके, और राजा जी का नाम है हरिश्चंद्र। देखो, हरिश्चंद्र जी बोल दो, हरिश्चंद्र बोल दो, एक ही बात है। हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्र जी, एक ही बात। फिर आगे चलकर होने को तो कई हुए, होने को तो रज्जिल भी हुआ। इनका उत्तराधिकारी अगला जो शासक रज्जिल हुआ। रज्जिल के बाद में एक नरभट्ट नाम का शासक हुआ, और नरभट्ट के बाद में आगे चलते चलते कई शासक छोटे मोटे और आए, और इन्हीं शासकों में नरभट्ट का बेटा आगे चलकर नागभट्ट हुआ। नागभट्ट का बेटा होने को तात हुआ। लेकिन मित्रों, इंपोर्टेंट शासकों में एक बाउक नाम का शासक आया, और बाउक दोनों भाई थे। एक इसका भाई और था जिसका नाम कुक था। मित्रों, कई अच्छे अच्छे राजा है, जो मतलब कई बार क्या होता है, कई आदमी के ब्रांड होते हैं बहुत तगड़े। कई आदमी ऐसे होते हैं जिनकी 10 विशेषताएं तो नहीं है, लेकिन एक ही विशेषता है, एक ही बहुत जोरदार विशेषता होती है। तो एक विशेषता से ही आदमी कई बार टॉप का आदमी बन जाता है। तो देखते जाओ आप, हरिश्चंद्र जी देखो, दो लुगाई रखा करते हो आदमी, दो लुगाई रखने वाला आदमी भी महान आदमी में गिनो जावे। हरिश्चंद्र जी आ गया, रज्जिल आ गया, नरभट्ट आ गए, नागभट्ट जी आ गया, बाउक आ गया, कुक आ गया। कुक के बाद में एक और शासक आपको बताता हूं, तात इनका बेटा था, लेकिन अच्छे स्तर पे काम नहीं कर पाया। बोले आपनों जिंदगी में ज्यादा काम को नहीं हुए, आज जिंदगी बिल्कुल ही बिल्कुल ही मतलब काम की जिंदगी को नहीं अपनी यहाँ। और ये जिंदगी छोड़ो का मोह माया है कि जिंदगी में ज्यादा अपना फालतू क्या में लालच में पड़ा, अपन जिंदगी में करनो ही को नहीं। अपन लास्ट में मौत तो अपन आनी है, तो फालतू नाटक करे मतलब की है। संन्यास लेर जार मंडोर गुफा में जाके बैठ गया, खत्म तात जी। इसके बाद में एक आया शिलुक नाम से एक शासक आया, शिलुक नाम का शासक आया। अब भाई शिलुक नाम का शासक, फिर थोड़ी सी वंशावली सॉलिड हुई, बोले ना ऐसे तो काम चलेगा नहीं। शिलुक जी आए, चलो। इसके बाद में फिर वत्सराज राम का एक तगड़ा शासक आया। इसने थोड़ा सा साबित करके बताया, बोला जी मैं भी क्वालिटी है, मैं भी तगड़ा आदमी हूं, कमजोर नहीं हूं। वत्सराज के बाद फिर थोड़ी सी कहानी और डीपली बनती गई, और ये विदेश तक, मतलब हमारे राज्य से बाहर। अब क्या है कि राज्य पहले केवल तो हमारा इतना ही हुआ करता था, राजस्थान जैसा राज्य। विदेश का मतलब है कि दूसरे राज्य हम जाना, उनके लिए पहले फॉरेन जैसी बात हुआ करती थी, क्योंकि गुर्जर पर राज्य, जैसे चौहान राज्य, दूसरे अलग अलग राज्य होते थे, वो उनके फॉरेन जैसे ही काम करते थे। कनौज तक दूसरे राज्यों तक पहुंच गए, दूसरा प्रदेश या देश भी मान लेते थे उन चीजों को। वत्सराज के बाद में अगला इंपोर्टेंट शासक जो हमारे यहां पर आ रहा है वो है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के बाद में फिर हमारे एक शासक आ रहा है जिसका नाम है रामभद्र। पहले मैं आपको वंशावली बता दूं, रामभद्र के बाद फिर हमारे पास एक शासक आ रहा है, उसका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश का अंतिम प्रतापी, महानतम, खतरनाक, डेड किलर, हर प्रकार के क्वालिटी वाला आदमी एक ही था, जिसका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद फिर एक बार कचरा पात्र टाइप में फिर स्टार्ट हो गया। मिहिर भोज के बाद में फिर पूरा मामला बिखर गया। अब यहां पर आएगा महेंद्र। बस ये महेंद्र आया, और महेंद्र आते ही रायता फैल गया बुरी तरह से। महेंद्रपाल ने पूरा रायता फैलाना स्टार्ट कर दिया, भक्ति भाव ज्यादा हो गए, भगत बनने लगे महेंद्रपाल जी जैसे। अब यहां पर आए, फिर बहुत सेकंड आया, कुछ नहीं बना। फिर इसके बाद एक महिपाल आया। बस ये मैं नाम के दो आए थे, महेंद्रपाल, महिपाल। उसके बाद में ऐसा रायता फैला, एक बन गया यहाँ पर शिव जी का भगत, एक बन गया गणेश जी महाराज का भगत। और भगत बनने के बाद में क्या, भक्ति भाव इनके अंदर रह गए थे। और महिपाल के बाद में फिर यहाँ पाल, कोई विजयपाल, कई पाल छोटे मोटे आए थे। वो किसी भी तरीके से परीक्षा उपयोगी तथ्य उनका सही नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग उनकी बात कर रहे हैं। अब लास्ट के 3 पाल फिर आपके लिए इंपोर्टेंट है। एक राज्यपाल इंपोर्टेंट है, एक आपका त्रिलोचन
पाल इंपॉर्टेंट है, और एकदम सबसे लास्ट में जो महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था यश पाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 शासक मैं आपको और बता दूं जो आपके इंपॉर्टेंट शासकों में आते हैं, बस ये क्रम से याद रखना है। महिपाल के बाद में आप लास्ट के 3 बता रहा हूं, 10 एक बीच में बंक मारते हुए। लास्ट के 3 में एक तो है आपका राज्यपाल, गवर्नर मत बोल देना इसको, राज्यपाल नाम ही है राज्यपाल। 2 लास्ट के इधर बता दूं, एक है त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल, और सबसे लास्ट का जो आदमी यहां पर बनता है वह यश पाल। और आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है प्रतिहार शासकों में सबसे अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक का नाम है यश पाल। प्रतिहार शासकों का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट वास्तविक संस्थापक है। प्रतिहार शासकों का संस्थापक वंश का कौन है? हरिचंद्र या हरिश्चंद्र। एनसीईआरटी हरिचंद्र कहती है और कुछ सोर्स के अंदर इसको हरिश्चंद्र कहा जाता है। हर आदमी में कोई ना कोई क्वालिटी है, मैं क्वालिटी वाले आदमी लेकर आया हूं, क्वालिटी वाले आदमी मैं मेरे पास रखता हूं, यही मैं पढ़ा रहा हूं। देखो आप, मीर भोज ये इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महानतम, सबसे जानदार, सबसे शानदार कला वाला, स्थापत्य बनाने वाला, किले बनाने वाला, प्रशस्ति स्थापित करने वाला, लोगों की ऐसी वैसी करने वाला, सारे जितने भी काम थे। और इसमें सबसे महानता का परचम मुझे लगता है कि राजपूतों में यदि कोई सबसे महान आदमी हुआ है तो इसके जितना साम्राज्य विस्तार आज तक किसी राजपूत राजा ने नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है बंगाल तक साम्राज्य, राजस्थान के राजपुताना से लेकर बंगाल तक जिसका साम्राज्य था वो मीर भोज का हुआ करता था। इस्लाम धर्म का खतरनाक विरोधी आदमी था, कईयों की लाशें बिछा दी, लाशें, ये मीर भोज आदमी था, पापा को सल्टा दिया, सबको सल्टा दिया। ये तो मुख्य इनका एक इंट्रोडक्शन है। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूं इन सारों की। मैंने शायद पहले वाले पार्ट के अंदर कहां तक पढ़ा दिया था, पहले वाले पार्ट में मैंने हरिश्चंद्र जी के बारे में बता दिया। 2 लुगाइयां लेकर आए, एक ब्राह्मणी थी, एक राजपूतनी थी, भद्रावती नाम था राजपूत पत्नी का। 4 उनकी संतानें हुई थी, राजपूत पत्नी की 4 संतानें थी, लेकिन 4 संतानों में जिसको शासक बनाया गया था उसका नाम था रज्जिल। अलग अलग चले गए, एक वो गुजरात साइड में चला गया, एक वो दय था वो आपके मध्य प्रदेश साइड में चला गया, अवंती क्षेत्र में चला गया, ऐसे ऐसे अपना अपना एरिया में फैल गए। और फिर रज्जिल अगला शासक बनता है। रज्जिल ने ठीक ठाक मेहनत की, मारवाड़ प्रदेश के अंदर गुजरात प्रदेश स्थापित किया। पिछले पार्ट में हमने इनकी उत्पत्ति के सोर्स को लेकर अपनी बात देखी थी। ये तो हो गया पीछे का बैकग्राउंड पूरा कवर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो शासक है इन शासकों का क्रम देखते हैं। लो जी, अब आज सबसे पहले हम जिस शासक की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले बात करेंगे नागभट्ट की। नागभट्ट फर्स्ट। भाई ये आदमी बहुत तगड़ा, आप इसके फैन हो जाओगे इस आदमी के। इस आदमी को कहा जाता है प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। हां साची, बिल्कुल प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी इन आवर राजपूताना। कौन है? नागभट्ट सेकेंड। ऐसी क्वालिटी है, वास्तविकता कैसी बात क्या थी। अरे ब्रांड आदमी है, देखो कैसे, नॉर्मल नहीं है, ब्रांड है ब्रांड। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप राजस्थान में सबसे सॉलिड हिस्ट्री किसकी मानते हो? मेवाड़ वालों की। अरे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। बताया जाता है कि बप्पा रावल ये ब्रांड है तो ये महाब्रांड है, मतलब ये इससे भी तगड़ा आदमी है। बप्पा रावल को लेकर कुछ किंवदंतियां हैं, लिखा हुआ किसी भी शिलालेख में नहीं है, कोई राइटर बड़ा उल्लेख नहीं कर रहा। किंवदंतियां और जनश्रुतियां चलती है कि बप्पा रावल एक वार मैंने दो कह जी एक बार में 2 भैंसों की गर्दन काट देते थे। और बाप रे, ताकत वो था भाई, बहुत जोरदार, हाथ भारी है, टेक्निक अच्छी, टेक्निक आती थी, बल्ब बलियन देते थे पहले ऐसे माताओं के। तो ये एक बार में 2 भैंसों के सर काट देते थे। ऐसा बताया जाता है कि बप्पा रावल जी एक साथ 2 बकरों का भोजन करते थे। हां, एक साथ 2 बकरों का भोजन करते थे। चलो मान लेते हैं। थोड़ा सा डाउट कहां होता है, क्या बप्पा रावल जो थे वो भाई साहब 36 मीटर की धोती पहनते थे।
थोड़ी सी डाउटफुल बात लग रही है। कहते हैं कि 16 मीटर का साफा पहनते थे, जच सकती है बात 9-10 मीटर का, तो आज भी गांव के बुजुर्ग डोकरे पहन लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं कि इनकी तलवार का वजन खड़ग बोलते हैं, उसका 40 मण हुआ करता था। भैया 1 मण में 40 किलो होता है यार, थोड़ा सा डाउट का विषय लगता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है कि उदंती लोगों ने ऐसी बना दी हो, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है, तकड़ा वास्तव में ही था। जब बप्पा नागभट्ट शासक था, उस समय नागभट्ट ने अपनी राजधानी, राजा बनया, राजा बनते ही इस आदमी ने परचम लहरा दिया तकड़ा। सबसे पहले मंडोर राजधानी तो ऑलरेडी बनी हुई थी, इसने तुरंत प्रभाव से मेड़ंतपुर को राजधानी बढ़ाया। मेड़ंतपुर अर्थात आजकल मेड़ंतपुर को मेड़ता के नाम से जाना जाता है। फिर एक इधर क्या है, ये भीनमाल नाम की जगह पड़ती है, सांचौर जालोर में पड़ती है आजकल ये भीनमाल। और इस भीनमाल के अंदर एक समाज रहता था चावड़ा, यानी चावड़ा गोत्र को हराकर इन चावड़ाओं को बुरी तरह से पराजित करके इसने यानी नागभट्ट ने भीनमाल पर अधिकार किया, चावड़ाओं को पराजित किया और भीनमाल को राजधानी बनाया। जैसे ही भीनमाल को राजधानी बनाया, इधर से अरबी आ गया भी, अरबी अटैक हो गए हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में अरबी अटैक हो गए। अरबी आक्रमण हमारे राजस्थान में जैसे ही हुए, नागभट्ट बोलिया असी बड़ देवांगे, थानू छोड़ांगे नहीं, काट काट के डाल देंगे, समझ के रखिए राजस्थानी आदमिया, छोड़ांगो नहीं। अब भाई साहब नागभट्ट जी सीधो फोन लगायो आपका दोस्त ने, बोले बप्पा रावल क्या कर रहे हैं? बोला की को नहीं, बोला अटैक कर रहे हैं बाहर का लोग, बोला अभी देख कर देंगे इलाज। दोनों दोस्त आपस में मिले, ताकतवर भाई के साथ ताकतवर इधर ये भी बैठा है। देखो आपकी जिंदगी में ना ची गिनती के 2 या 3 ही आदमी हो, भले ची 2 ही आदमी हो, कचरा मत रखो, कचरे के लिए डस्टबिन होता है, कचरा मत रखो जिंदगी के अंदर। आपकी जिंदगी में 2 रखो, 4 रखो, 3 आदमी रखो, और ऐसे सॉलिड आदमी होने चाहिए, वास्तव में खतरनाक आदमी हो। इसने अपने दोस्त को बुलाया, बोला नागभट्ट ने बुलाया बप्पा रावल, ये दोनों आपस में बहुत तगड़े फ्रेंड है, और बप्पा रावल को बुलाया, बोला अरबी आ रहा है, बोला तू टेंशन ना ले भाई, तू संभाल तेरा भीनमाल, इनको मैं भगाता हूं। बप्पा रावल इनका दमन करने के लिए गए थे, अरबों का नाश करने के लिए नागभट्ट की सबसे बड़ी सहायता बप्पा रावल ने की थी। और यही बप्पा रावल पाकिस्तान इलाके में जब जाता है, अपने कुछ रावल परिवार वहां छोड़कर आता है, और वो रावल वहां पर एक गांव बसा लेते हैं, और आगे आने वाले समय में उसी गांव का नाम रावलपिंडी पड़ा था। पिंड मतलब होता है गांव, रावलपिंडी शहर बप्पा रावल का बसाया हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि बप्पा रावल का चबूतरा खुरासान में बना हुआ है। खुरासान भाई साहब अफगानिस्तान में पड़ता है, क्योंकि जब ये अरबों का नाश करने बप्पा रावल गए थे, तब कहते हैं वहां पर इनका चबूतरा था, और कुछ लोग बोलते हैं इनकी वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ऐसा बताया जाता है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। इनकी मृत्यु नागदा में हुई थी, नागदा पड़ता है उदयपुर के अंदर पड़ता है, 2 अलग अलग सोर्स है यहाँ पर काम करते होते हैं। तो ये बात समझना जरा, बप्पा रावल और नागभट्ट की दोस्ती बहुत खतरनाक दोस्ती हुआ करती थी। अब बात थारा खोपड़ी में पक्की आ गई, गारंटी आ अपनी थारा दिमाग में आ गई। जो आदमी अपने साम्राज्य को बचाता है बाहरी आक्रमणों से, क्या उस आदमी को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जा सकता? कह सकते हैं, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है जो अपने साम्राज्य को संकट से बचा रहा है, संकट से बचाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। और देखो अरबी आक्रमणकारी होते हैं ना, इनको मलेच्छ शब्द का यूज किया गया इनके लिए, तो इसीलिए इस आदमी को मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। अरबी आक्रमणकारियों को किस नाम से जाना गया है? इसको मलेच्छों का नाशक कहा गया है। इसे मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है क्योंकि इसने मलेच्छों को बुरी तरह से खदेड़ने का काम किया। हेल्प चाहे किसी भी से भी ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों इसकी एक उपाधि भी है, इसकी एक उपाधि है। इस आदमी को नारायण के नाम से जाना जाता है, वैष्णव धर्म इनके दरबार में चला करता था। इसकी एक उपाधि है नारायण। उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन है तो आपको पता होना चाहिए, नागभट्ट जो है ये यहां पर इस प्रकार से उपाधि धारण करता है। इस व्यक्ति ने 2 नई राजधानी बना दी। राजधानी देखो, एक मेड़ता को बना दिया, भीनमाल को बना दिया और अरबों का दमन कर दिया। और इससे अच्छा और क्या चाहिए? और अरबी आक्रमणकारी के लिए किस प्रकार का शब्द यूज किया जाता है? मलेच्छ शब्द का मित्रों प्रयोग किया जाता है। याद रखना, यदि आप लोग पढ़ते हो गुप्त साम्राज्य,
तो मलेच्छ शब्द यूज किया जाएगा, मलेच्छ शब्द किया जाता है हुणों के लिए यूज किया जाएगा जब इंडिया हिस्ट्री आप पढ़ोगे। लेकिन अपने ग्वालियर प्रशस्ति सोर्स के अनुसार मलेच्छ कहा जाता है अरबी आक्रमणकारी को। यदि आप गुप्त हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ते हो तो याद रखना हुण आक्रमणकारियों को मलेच्छ कहा जाता है। और यदि आप राजपूत पढ़ते हैं और ग्वालियर प्रशस्ति को पढ़ते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छ किसे कहा जाता है? अरबी आक्रमणकारी को। मलेच्छ शब्द की दो डेफिनेशन है, दोनों में आक्रमणकारी है। गुप्त साम्राज्य में हुण हो जाएंगे और आपके मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है ग्वालियर और उसकी प्रशस्ति के अनुसार क्या हो जाएंगे? अरबी आक्रमणकारी हो जाएंगे। लो जी, ये नागभट्ट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है। ये बहुत तगड़ी बात है कि बंदे ने विस्तार किया है। मंडोर, मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से भीनमाल, भीनमाल को राजधानी किसको हराकर बनाया? चावड़ाओं को हराकर भीनमाल को राजधानी बनाया और बप्पा रावल की सहायता से काम कर दिया। चलो जी, गया। ठीक, जाओ नेक्स्ट। हाँ, नागभट्ट सेकंड का एक बेटा हुआ, प्रमुख बेटा हुआ, जिसका नाम था तात। इस बेटे का नाम है तात, जोरदार नाम है तात। तात के बारे में एक बात सुनाता हूं मैं। तात जैसे ही एक्सपायर हुआ नागभट्ट सेकंड, तो तात को मौका मिला राजा बनने के लिए। दो भाई थे आपस में, तात एक था शिलुक। अब भाई तात को कहा राजा बनने के लिए, तो इसने जवाब दिया, बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं इन प्रशासन वगैरह के कार्यों में इंटरेस्ट नहीं रखता। ये कहने लगा ये जो जीवन है ना, ये तो क्षण भंगुर के सम्मान है। बोला फालतू में टाइम खराब करें, कोई मतलब को नहीं। बस जीवन को क्षण भंगुर की संज्ञा देते हुए बोले आपा तो बनशा बाबा जी, आपा तो बाबा जी बढ़िया सुकून मिल सी। आज जिंदगी पूरी मोह माया है, ना तो आप ब्याह करा, न लुगाई लियावा, न राज करा, न क्यों अपन मतलब जिसको राज करना है वो कर लेगा। जीवन भाई साहब क्षण भंगुर है। ए लो थारा सिंहासन संभालो, आपन कौन सी है कोई राज। यहां से चले गए। तात जीवन को क्षण भंगुर कहते हैं, याद रखना। ये जीवन को क्या कहते हैं? जीवन को क्षण भंगुर कहते हैं। क्षण भंगुर जीवन को संज्ञा देते हुए जीवन को क्षण भंगुर कहते हैं। और इसी के साथ में ये मंडोर चले गए। मंडोर में संन्यास ले लिया और मंडोर वापस चला गया, क्योंकि भीनमाल इनकी राजधानी थी ना। मंडोर में संन्यास ले लिया और मंडोर की गुफाओं में जाके रहने लगे। आज भी मंडोर में जाते हैं, गुफाएं बनी हुई है। कुछ लोग उनको रावण की गुफा भी कहते हैं, उनको रावण की गुफा के नाम से भी जानते हैं। अब भाई साहब जैसे तैसे करते कराते इनके कई शासक आए। अब 10वां शासक आ रहा है और 10वें शासक का नाम है शिलुक। जरूरी नहीं होता कि शासक कुछ ढंग का काम कर पाए, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं होती है। कई बार भी राजा तो बन गया, कोई आक्रमण ही नहीं हुआ तो राजा जी क्या करेगा? अपना जनता बढ़िया, ठीक है, जनता पाल रही है, साम्राज्य चल रही है, कोई बात को नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार कहानी में मतलब ऑटोमेटिकली रस आता है उसके अंदर। इंसान जब फ्री होता है ना, सोचता है मैं जिंदगी में कुछ करूं, तो कुछ करता है तो आदमी उस चक्कर में शादी कर लेता है। तो इस आदमी ने एक तो करी रखी थी, एक और कर ली, दो शादी कर ली। इसलिए मैं इस आदमी को महान मानता हूं, क्योंकि इस आदमी ने कितनी शादियां की है? इस आदमी ने कुल मिलाकर 2 शादियां की है। और दोनों शादियां, अब आप देखिए, जो शादीशुदा आदमी है वो एक से कितना मतलब प्रभावित है, जिसके नहीं है वो तो भाई साहब क्या ही प्रभावित होगा। अब आप समझ सकते हैं, आदमी 2 लुगाई संभाल रहा है। यह भी एक बहुत तकड़ी बात है। 2 लुगाइयों में एक पत्नी का नाम है पद्मनी। मैं तो कहता हूं वास्तव में भाई लुगाइयां दुर्लभ ही होती है, तो ऐसे याद रख लो, नाम ये भी दुर्लभ सही है। और इन्होंने एक पत्नी ये लेकर आए जिसका नाम था दुर्लभ देवी, यानी इनकी 2 पत्नियां थी, एक पद्मनी और एक दुर्लभ देवी। दोनों से एक संतान हुई और दोनों भाई बढ़िया पढ़े लिखे, शानदार उनकी पढ़ाई हुई। पद्मनी की जो संतान हुई, पद्मनी की संतान का नाम है बाउक। पद्मनी की संतान का नाम है बाउक। ये हिस्ट्री में इंपोर्टेड है, प्रतिहार वंश का इंपोर्टेड शासक है। दुर्लभ देवी का जो बेटा हुआ उसका नाम है कुक्कुक। भाई साहब दोनों ही कोई गुरुकुल पढ़ाने के लिए भेजा, ले पढ़ो दोनों भाई, तैयारी करो बढ़िया शानदार।
तैयारी कराने भेजा, पढ़ाया लिखाया तो भाई साहब प्रशस्ति तो लिखेंगे। तो बाउक के भी लेख मिलते हैं, उनको बाउक के लेख कहा जाता है। बाउक ने भी प्रशस्ति लिखी है, याद रखना है। बाउक की प्रशस्ति से किसकी हिस्ट्री का उल्लेख मिलता है? प्रतिहार काल की जानकारी मिलती है। इसमें इनके हरिश्चंद्र जी के बारे में और मंडोर का उल्लेख किया गया, बाउक अभिलेख के अंदर किया गया है। और ये अपने आप को उसके अंदर सूर्यवंशी कह रहे हैं, ये जरूरी बात है। कुक्कुक ने शानदार रचना की, क्योंकि कुक्कुक इससे थोड़ा ज्यादा पड़ गया, और इस व्यक्ति ने एक शिलालेख की जानकारी दी हमें, उसका नाम है गटियाला शिलालेख। गटिया मत कर देना। गटियाला शिलालेख की जानकारी देने का काम किसने किया था? कुक्कुक ने किया। दोनों भाई बढ़िया हैं। पहले बाउक ने शासन किया। बाउक की नॉर्मल सामान्यतः मृत्यु होगी बाद में, और मृत्यु होने की वजह से कुक्कुक अगले साम्राज्य को संभालता है, कुक्कुक संभालता है। और कुक्कुक इतना तगड़ा आदमी है ये कुक्कुक, इसने घटियाला शिलालेख स्थापित कराया कुक्कुक ने, और मंडोर के अंदर विजय स्तंभ स्थापित करवाने का जो काम किया था वो कुक्कुक ने किया था। आज राजस्थान में 6 जगह पर विजय स्तंभ पाए जाते हैं। उनमें से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ जो पाया जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ पाया जाता है वो बयाना भरतपुर में है, समुद्रगुप्त के काल का है, और ये राजपूतों की हिस्ट्री समुद्रगुप्त के बाद की है। मारवाड़ का सबसे पुराना विजय स्तंभ जो है वो मारवाड़ का मंडोर में स्थापित हुआ, कुक्कुक ने स्थापित करवाया था। इसकी तमाम जानकारी अपने को घटियाला शिलालेख में मिलती है। और तो ये और बताया जाता है कि इस कुक्कुक ने घटियाला शिलालेख का अंतिम श्लोक खुद ने लिखा था। इसका अंतिम श्लोक, किसका अंतिम श्लोक? घटियाला शिलालेख का। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। कुक्कुक ने घटियाला शिलालेख का अंतिम श्लोक स्वयं ने लिखा था, स्वयं ने लिखा था। तो भाई साहब पता है इसने क्या, राजनीति बहुत खतरनाक चीज होती है। कई बार देखा नहीं आपने, जैसे मान लो आप कोई घर में गाड़ी से सामान उतार रहा है, खूब सारा सामान पड़ा है गाड़ी में भर रखा है, 4 छोरे लगे पड़े हैं, ठीक है, टेबल उतार लिया, कुर्सी उतार ली, सारा सामान उतार लिया, चिमटे चामटे सारे भर के गाड़ी सारी खाली कर दी। अब आपका कोई पास में कोई बुजुर्ग खड़ा है, देख रहा, छोरो उतारो रे, उतारो फटाफट से उतारो, लगे रहे और जवान आदमी लगे कर। अब कोई छोटा मोटा कोई सोफा साफा कोई बेड बुड था, कोई अरे बेड बुड था, वो बेड कोई अटक गया कोने काने में, 2 आदमी से उतर नहीं रहा, बीच में आया, बोला वास्तव में जब तक मैं नहीं आऊं तब तक काम तो यहाँ होता ही नहीं है। अब कोई बुजुर्ग आया, थोड़ा बहुत हाथ तो लगा लोगे, उसको बाहर निकलवा दिया। हाँ अब 16, हाँ देखो काम तो ऐसे होता है, देखो आप, ठीक है, सारा गाड़ी खाली हो गई, सारा सामान उतार दिया, और कोई काम मत बताओ। मतलब लास्ट में क्रेडिट लेने का जो काम होता है वो इस प्रकार से ले लिया जाता है। जैसे मान लो कई बार घर के अंदर महिलाएं, कोई बच्चियां छोटी होती है, उनको पोछा मारने के लिए मम्मी बोलते हैं बेटा पोछा मार दे, छोरी ने बेचारे दम लगा पोछा मारा पूरे घर में, और गड़ के पोछा मार दिया। कोई बेचारा कोई छोटा मोटा कोना रह गया कुर्सी के नीचे, अब उसकी माँ आती है, बड़ी बहन आती है, क्या पोछे मार रही है? पोछा मेरे को तो बाल्टी को माहौल बना के बाल्टी बुल्टी लेके पोछा लेके और नीचे वहां पर पोछा मार के, क्या है वाला, लो मम्मी पोछा है, काम तो हो गया, कोई और बताओ। मतलब क्रेडिट खुद ले जाते हैं लास्ट में हल्का फुल्का काम करके। तो ये वाली बात है कि इतना लेखों ने बेचारा लिखा घटियाला शिलालेख, लास्ट में बोल दिया कि जब तक एक राजा किसी भी कार्य में नहीं आता है तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। और खुद यहां पर शिलालेख के अंदर आगे स्वयं ने एक श्लोक लिख दिया, एक श्लोक मात्र, गिनती के 32 वर्ड है उसके अंदर। तो ये हमारे कुक्कुक ने किया था। मतलब आदमी ब्रांडेड है, जोरदार दिमाग चल रही हो भाई, सब क्रेडिट लेने वाला आदमी को छोटी मोटी चीज तो हस्ती थोड़ी होती है। चलो तो अब हस्ती आ रही है एक तकड़ी वाली, नागभट्ट बेटा तात का बेटा शिलुक, अब की बार और तकड़ा आदमी आ रहा है। लो जी, अब आपको ढंग से देख लेना है, आपके टीचिंग ग्रेड के अंदर वो 2nd ग्रेड का सबसे फेवरेट शासक है भाई वत्सराज। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। उपाधि पूछी थी, रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? तो आप बता दोगे रणहस्तिन की उपाधि वत्सराज की है। रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? तो रणहस्तिन, अरे सीधा ऐसे लिख देते हैं ना, उपाधि, इनकी उपाधि का नाम है रणहस्तिन। हस्तिन की उपाधि हमारे किसकी है? वत्सराज की है। एक बार पूछा गया था कि वत्सराज के माता पिता का नाम बताओ। ये उनका बेटा नहीं है, बीच में कई लोग आए कई चले गए। इनके पिताजी का नाम था देवराज और इनकी माता का नाम था भूमिका देवी। थोड़ी सी मैं भूमिका बना दूं पहले इनके अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए।
देवराज और भूमिका देवी की संतान है ये, देवराज और भूमिका देवी की संतान जिनका नाम है वत्सराज। इस आदमी ने सोचा जब कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़नी है तो ढंगी तो लड़े कम से कम, छोटी मोटी में क्या पड़ा है। ये दिमागी आदमी था, इसने दिमाग लगाया, इसने बोला दरबार में अच्छे अच्छे लोग लिया, तेरे को कुछ नहीं करना है, लोग अपने आप करेंगे, तू यार ढंग के ज्ञानी आदमी ला, तू उनको बढ़िया पुरस्कार दे, तेरी बड़ाई करेंगे। दिमाग खेल गया, तकड़ा वाला दिमाग खेल गया। ये एक दरबार में अपने व्यक्ति लेकर आया, उस व्यक्ति का नाम था, और जोरदार दरबारी लेकर आया था ये, दो तकड़े दरबारी लाया, संस्कृत भाषा के विद्वान थे वो दोनों, संस्कृत के विद्वान थे दोनों, एकदम तकड़े विद्वान। एक का तो नाम था उद्योतन सूरी, एक का नाम था उद्योतन सूरी। याद रखना है, सूरी मुसलमान भी होते हैं और सूरी ये जैन भी होते हैं। यह आदमी आया था 778 ईस्वी के अंदर, यह आदमी इनके दरबार में आया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत ज्ञानी आदमी है उद्योतन सूरी जी, ये तो इसकी किस्मत है। अब मान लो एक बात बताओ, आज एक सामान्य परिवार हो और सामान्य परिवार में कोई बहुत बड़े महाराज, संत महाराज आपकी रिक्वेस्ट करने से आ गए और आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मेरे घर पे तो भाई साहब संत सुनते ऐसे ही घूमते रहते हैं, ये थोड़ी कह सकते हो। यानी तो इसकी किस्मत है, ये कोई सेवा करने पैसे लेने थोड़ी आया है, ये तो भी इसके दरबार में बैठा है, ये तो उनकी शोभा है दरबार की, इनकी वजह से ये महान है। और दूसरे इनके दरबार में एक व्यक्ति आए उद्योतन सूरी के अलावा, जिनका नाम था जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी, इन्होंने इनके दरबार में 783 ईस्वी के अंदर एक रचना की। दोनों की रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से याद रखना है। देखो कैसे, समझ में आ रही है बात, खोपड़ी में आ रही है जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। उद्योतन सूरी ने एक रचना की थी जिसका नाम था कुवल्यमाला, राजस्थान की प्राचीनतम रचनाओं में से एक है कुवल्यमाला। जालोर दुर्ग में बैठकर इसकी रचना की गई थी, सुगड़ी नदी किनारे, याद कर लेना, 778 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। जिनसेन सूरी ने एक रचना की है, उसका नाम है हरिवंश पुराण। इन्होंने रचना की है जिसका नाम हरिवंश पुराण है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। अब आपको पता चल गया, जब विद्वानी संस्कृत भाषा गया है तो फारसी में लिखने से रहे नहीं, और इस टाइम तो फारसी का उद्भव भी नहीं हुआ था। तो ये भाई साहब कुवल्यमाला और हरिवंश पुराण नाम की रचना देख रहे हो, दो आपके सामने, जालोर दुर्ग के अंदर लिखी गई थी। ये इनके प्रमुख दरबारी है, आदमी तो बड़ी तगड़ा कलाकार है। स्थापत्य कार्य अधिक किया, राजस्थान में स्थापत्य कार्य सर्वाधिक किया, राजस्थान में सर्वाधिक स्थापत्य कार्य किया। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कार्य किया? राजस्थान में सर्वाधिक स्थापत्य कार्य किया। देखो इसका एक उदाहरण मिलता है, अपने राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है ओसिया, पश्चिम राजस्थान में आप जाती हो, ओसिया नाम की जगह है। ओसिया नाम की जगह राजस्थान के जोधपुर में पड़ती है। ऐसे बताया जाता है उप्पल देव परमार के द्वारा यहां पर कुल 108 मंदिर बनवाए गए थे। उन 108 मंदिरों में यहां पर 3 प्रमुख मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो प्रतिहार राजा हमारे वत्सराज ने करवाया था। इनका उल्लेख उद्योतन सूरी के सोर्स कुवल्यमाला में हमें मिलता है। आ रही है बात समझ में? सुनता जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक मंदिर बनाया, उस मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर। और यह सूर्य मंदिर जो आप यहां पर देख रहे हो, यह पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है भाई। उत्तर पश्चिम भारत का, पश्चिम भारत का प्राचीनतम मंदिर, पश्चिम भारत का प्राचीनतम मंदिर के रूप में यह मंदिर जाना जाता है। और इस वजह से देखो यह सूर्य नगरी और कहलाती है जोधपुर। और हमारे भारत का प्राचीनतम मंदिर भाई साहब भुवनेश्वर में है, कोणार्क का मंदिर। इसलिए ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। खोपड़ी में आ रही है बात? जरा ढंग से देख लो। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर नहीं हटनी चाहिए, पहले बता रहा हूं, नजर हटते दुर्घटना घट जाएगी आपकी। सूर्य मंदिर के बाद में यहां पर एक माता है जिसका नाम है सचियाए माता। यहां पर एक मंदिर बनाया गया जिसे बोलते हैं सचियाए माता का मंदिर। सचियाए माता का मंदिर बनाया गया, यह भी ओसिया केंद्रीय, सब पास पास बने हुए हैं। और फिर एक महावीर जी मंदिर बनाया गया, क्योंकि इनके दरबार में जैन लोग रहते हैं। तो महावीर जी जैन जब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जैन इसका उल्लेख कर रहे हैं, तो जैनियों के लिए काम करना भाई इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो देखियो 3 मंदिर यहां पर बना दिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 बार पूछा गया प्रश्न है, गौर से देख लो, गौर से देख लो,
लाल रंग साफ सुथरा दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है एकदम, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ठीक है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो इस मंदिर की शैली के बारे में पूछेगा, कौन सी शैली है, तो आप यहां पर बताओगे महामारू शैली। कौन सी शैली है ये महामारू शैली है। देखिए लाडलो, मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं, बता दूं, आप बुरा नहीं मानो तो बता ही देता हूं यार, बता देना चाहिए, मेरे ख्याल से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बता दूं। बहुत जोर की बात बता रहा हूं। देखो, जोर की बात ऐसी है कि एक आया अपना इतिहास का गुप्त काल, और गुप्त काल के अंदर एक शासक है हमारे पास जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को ही कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड, ये बात भी याद कर लेना। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में पहली बार यहां पर मंदिर शैलियों का उल्लेख मिलता है। इससे पहले भारत में मंदिर नहीं थे। मंदिर शैली का उल्लेख मिलता है इस समय विक्रमादित्य के काल में, कुछ मंदिर शैली का उल्लेख मिलता है। उस मंदिर शैली में एक शैली आपकी आती है, उसको बोलते हैं नागर शैली। नागर शैली के बाद फिर आपकी एक शैली आती है, उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के बाद फिर आपकी एक शैली आती है, इसको बोलते हैं बेसर शैली। बेसर शैली के बाद फिर एक शैली हमारे पास आती है, उस शैली को बोलते हैं एकायतन शैली। एकायतन शैली के बाद फिर यहां पर एक शैली आती है, उसको बोलते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, और पंचायतन शैली के बाद फिर हमारे पास एक शैली आती है, उस शैली को, शैली मत बोल देना, शैली बोल रहा हूं, आर्ट बोल रहा हूं, और उस शैली को बोलते हैं महामारू शैली। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कितनी शैली आपकी हो गई, 6 प्रकार की शैली, यानी कि गुप्त काल में मंदिर शैली कितनी प्रकार की थी, टोटल 6 प्रकार की शैली थी। सबसे पहले नागर शैली, नंबर 2 द्रविड़ शैली, नंबर 3 बेसर शैली, नंबर 4 एकायतन शैली, नंबर 5 पंचायतन, नंबर 6 महामारू शैली। नागर शैली हमारे उत्तर भारत के मंदिरों की शैली होती है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली होती है, बेसर शैली मध्य भारत की शैली है, प्लस इस शैली के अंदर नागर और द्रविड़ का मिश्रण होता है। नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण होता है, इसको बेसर शैली बोलते हैं। और मध्य भारत में सर्वाधिक जिनका राज हुआ था उनका नाम चालुक्य वंश है। मित्रों, चालुक्य वंश ने इस शैली को सर्वाधिक अपनाया, इसीलिए इस शैली को किस नाम से जाना जाता है, इस शैली को चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। आपके लिए शानदार क्वेश्चन बन गया। चालुक्य शैली किस शैली को बोला जाता है? चालुक्य शैली बेसर शैली को बोला जाता है, जो मध्य भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर इस शैली का खूब यूज किया गया था। एकायतन शैली शिव मंदिर में होती है, पंचायतन शैली विष्णु मंदिर में होती है, महामारू शैली जिसके अंदर दीवारों के ऊपर मूर्तियां, आर्ट वगैरह बनाई जाती है, मंदिरों के अंदर बाहर मूर्तियां बनाई जाती है। और इस शैली का सर्वाधिक प्रयोग जो किया था वो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इस शैली का सर्वाधिक यूज किया, इसीलिए इसको भारत में प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में, राजस्थानी नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा महामारू शैली का यूज करने का जो काम किया था वो किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किया था। इसीलिए महामारू शैली को प्रतिहार शैली कहा जाता है और बेसर शैली को चालुक्य शैली बोला जाता है। हमारे उत्तर भारत में बनने वाले अधिकांश मंदिर जो आप देखते हैं वो नागर शैली के हैं, और दक्षिणी भारत के जो मंदिर आप देख रहे हैं वो आपके द्रविड़ शैली के मंदिर आपके टोटल हो जाएंगे। तो ये काम की बात आपके खोपड़ी में आई, काम की बात आपके दिमाग में आई होगी जो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की है। 6 प्रकार की मंदिर शैली। चलो अब वापस क्या, कहां पर थे? वत्सराज के ऊपर थे। वत्सराज ने शानदार रिस्क ली। जब तक आदमी रिस्क नहीं लेगा तब तक उसकी पहचान बढ़िया नहीं बनेगी। अब यहां पर रिस्क लेने का काम किसने किया? वत्सराज ने किया। देखो इसने रिस्क कैसी ली, चलो मैं आपको बताता हूं रिस्क कैसी ली। इस व्यक्ति ने रिस्क जो ली थी वो तकड़ी वाली ली थी। मैं कहता हूं इंसान को ऐसी रिस्क लेनी चाहिए, जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क ऐसी लो। देखो कैसे, हमारा राज चल रहा है अभी एक जगह पर, और हमारी राजधानी बनी हुई है भीनमाल। कौन सा माल है? कौन सा माल है? भीनमाल। भीनमाल कहां है? आज जालोर में, कल कहीं और भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस समय हमारे उत्तर भारत में एक जगह पड़ती है गंगा, रामगंगा नदी के संगम पर, जिसका नाम है कन्नौज। कौन सी जगह? कन्नौज। और इस समय कन्नौज के अंदर एक राजा का शासन था जिसको इंदिरा युद्ध के नाम से जाना जाता था। कौन सा युद्ध? इंदिरा युद्ध। उसी समय एक डायनेस्टी चलती थी पूर्वी भारत में जिसको पाल डायनेस्टी या पाल, हिंदी में पाल वंश के नाम से जानते हैं।
और उसी समय यहां पर मध्य दक्षिणी भारत की सीमा पर एक वंश चला करता था, उसका नाम था राष्ट्रकूट। ये सारे राजपूत है भाई, ये सब राजपूत गोत्र हैं जो आप यहां पर देख पा रहे हो, सब अपनी अपनी जगह महान है। इस समय भीनमाल के अंदर जिस शासक का राज था वो थे वत्सराज, और इस समय पाल वंश में जिनका राज था उसका नाम था धर्मपाल, और इस समय राष्ट्रकूट में जिसका राज था उसका नाम ध्रुवराज। रिस्क लो तो मोटी लो, या तो फिर मोटी का मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहा हूं, मोटी का मतलब है रिस्क लेना है तो खतरनाक रिस्क लो। मोटी शब्द मैं वापस लेता हूं मेरा। वत्सराज जो आप यहां पर देख रहे हैं, वत्सराज भीनमाल के अंदर राज करते करते एक दिन मन में विचार आया, बोला जो रिस्क लेनी है तो बड़ी लेनी चाहिए, चलो लो। इसने सोचा कहां पर अटैक करे, कहां करे, चारों तरफ दिमाग लगाया, बोला जहां पर पैसा पैसा बढ़िया हो वहीं पर काम अच्छा हो जाता है। और आपको पता है पैसे की बहुत वैल्यू है, बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। कन्नौज पर इन्होंने मौका देखकर कर दिया अटैक। संयोग ऐसा बैठा, इंद्रायुध वत्सराज का सामना नहीं कर पाया और इंद्रायुध यहां से पराजित होकर भागा, सीधा गया, प्लीज धर्मपाल जी हेल्प मी, सहायता मांगने के गया, बोला प्लीज हेल्प मी धर्मपाल जी, प्लीज सहायता करो ना मेरी। हुआ क्या, बोला वत्सराज फूंक निकाल दी मेरी, ठोक दिया। यानी इस आदमी का तुक्का चल गया, कन्नौज पर अधिकार करने वाला प्रथम प्रतिहार शासक, कन्नौज पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक। भाई कन्नौज पर अधिकार करने वाला, जरा ढंग से देख लीजिए, कन्नौज पर अधिकार करने वाला, कन्नौज पर अधिकार करने वाला प्रथम प्रतिहार शासक, और अधिकार हो भी गया। लेकिन मित्रों जिस जगह पर इसने अटैक किया है ना, वो माउंट एवरेस्ट की चोटी वाली सी बात है, कब खाई में गिर जाए कुछ ही पता नहीं। चारों तरफ भयंकर दुश्मन बैठे हैं। धर्मपाल के पास जैसे कि धर्मपाल ने कहा तू टेंशन मत ले, बैंड बजा देंगे अपने, देख तू। धर्मपाल और इंद्रायुध दोनों मिले, दोनों ने मिलकर वत्सराज को पत्र लिखा। ये भाई साहब कॉन्फिडेंस में आ गया। अभी आप मान लो विद्यार्थी हो, जिस दिन आप मास्टर बन गए ना, उस दिन आपके बोलने की स्टाइल में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में आ गए, आपके पास पैसा आने लग गया, आपके पास प्रतिष्ठा आ गई, आपके पास पद आ गया, आपके पास में आपके सामाजिक पहचान बन गई, और अब आपके बोलने का, बैठने का स्टाइल ही पूरा परिवर्तित हो जाएगा। कपड़े पहनने का, जेब में लाल पेन डालने का, भले ही स्याही निकल जाए कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपकी स्टाइल चेंज हो गई। क्यों? पद प्रतिष्ठा आदमी को सब कुछ कर देती है। जैसे ही इसको कन्नौज की गद्दी मिली, बोलने के भाई साहब एटीट्यूड में चेंज हो गया। अब देखो पालवंश अभी आपस में मिलते हैं, धमकी दी। पालवंश धर्मपाल ने कहा अरे वत्सराज कैसे तूने हमारे इंद्रयुध को पराजित किया, इसका जवाब युद्ध भूमि में देना पड़ेगा। बोला आजा, दे देंगे जवाब। दोनों आपस में भिड़े, इधर से ये आया, इधर से ये आया। दोनों गंगा नदी किनारे एक मुंगेर नाम की जगह पड़ती है, और यहां पर भाई साहब मुंगेर नाम की जगह पड़ती है। यहां पर दोनों जज आगे लड़े, और फिर तीर में तुक्का ऐसा लगा कि वत्सराज ने फिर धर्मपाल को हरा दिया, और ये 2 बार दूसरा युद्ध खा गया। ये कई बार आदमी के साथ होती है, 2 बार पड़ गई इंद्रायुध के, 2 जोरदार बजी। धर्मपाल को पता चला यार चीज तो ब्रांड है। भाई साहब जालोर भीनमाल का आदमी बिहार तक, पटना के आसपास तक देखो फतेह कर रहा है, इससे हमारा वत्सराज और कॉन्फिडेंस में बोला आहा अपने से बड़ा तो कोई बलवीर है ही नहीं। भाई साहब पूर्वी भारत तक इतने अपने तहलके मचा रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। ये अब ओवर कॉन्फिडेंस में गया। अब तक भाई ने वत्सराज ने राजधानी नहीं बनाया है कन्नौज को, अब भाई साहब इसने पार्टी चेंज कर ली। इंद्रायुध यहां से छोटा बोला धर्मपाल तू को कर्मगा न अर्थ का, तू कामगा ही नहीं अरे। अब भाई साहब इंद्रायुध दोबारा हेल्प मांगने गया, दोबारा हेल्प मांगते हुए, और ये हेल्प मांगते हुए गया सीधा किसके पास, ध्रुवराज के पास जाके बोला ध्रुवराज जी
मैं तो रोंग नंबर लगा गया। पहले हुआ क्या, बोला जी कनौज का राजा था, वत्सराज ने हराया, धर्मपाल से सहायता मांगी, लड़ा, धर्मपाल तो खुद मार खा के आ गया। ध्रुवराज ने दिमाग लगाया, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। देख तेरा माजना क्या, पहले तो ये देख तेरे में दम है कि नहीं उससे लड़ने के लिए। इसने कहा जो आदमी जालोर से भाई साहब केसरिया बाना पहनकर निकला हुआ है, पटना तक तहलका मचा रहा है, उसके पास व्यवस्था तो है भाई लड़ने की। अभी यहां गर्मा गर्म उबलते हुए तेल में हाथ नहीं डालेंगे, रुक जाए एक बार, थोड़ा इसकी एनर्जी को डाउन पड़ने दे। बोला देख इंद्रायुक्त तू मेरे दरबार में बैठ जा कुछ दिन के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा कुछ शर्तों के तहत मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, यदि मेरे को यहां पर कुछ हिस्सा मिल जाए तो। बोला मिल जाएगा, लेकिन ये 6 महीने शांत रहा, तब तक अपना भाई ये डाउन पड़ गया थोड़ा। और अचानक ध्रुवराज ने मौका देखकर एक दिन कर दिया कन्नौज पर आक्रमण। फ्रंट वाले गेट से ध्रुवराज ने आक्रमण किया, पीछे वाले गेट से वत्सराज यहां से फरार फुर्र वापस आ गए भीनमाल। एक कहावत सुनिए आपने, वही घोड़े वही मैदान, वो वत्सराज जी पर लागू होती है। वत्सराज की रिस्क बहुत जोरदार है। कभी मान लो गलती से आपने जिंदगी में, आप हमेशा कमाते हो 50,000 रुपए मंथली, और आपने जिंदगी में गलती से कभी कमा लिया महीने के 4-5 लाख रुपए। अब 50,000 में कभी जिंदगी में आप संतुष्ट नहीं होगे, आप नहीं होगे। अब आपका टारगेट रहेगा कि 3-4 लाख तो कमाए हुए हैं, 5 लाख तक के हाथ डालें, तब कोई महत्व वो बात का। और आप हमेशा उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहोगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, जिंदगी में कभी 50,000 से संतुष्टि नहीं होगी। अब ये आदमी जालोर गया, जालोर में जाते ही इसके भाई साहब खलबली मच गई। बोले जालोर में क्या है, जाएंगे तो वापस कन्नौज में जाएंगे, कन्नौज में जाकर अधिकार जमाएंगे, कन्नौज में सत्ता चलाएंगे, तभी कुछ आनंद आए, कुछ मजा आएगा। ये भाई साहब अपने तो फटाफट से बता गए। इनको इतना प्लान करते करते इनको सालों साल बीत गए, और इस प्रकार वत्सराज जी हमारे एक्सपायर हो गए। अब आप देखिए ये जो राम कहानी चल गई ना, इस पूरी व्यवस्था को बोला जाता है त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष, इसे त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 वंश के बीच में चला था। इसमें 3 वंश कौन से हैं? एक इसमें है हमारा प्रतिहार वंश, या अर्थात आप कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा आपका है पाल वंश, और तीसरा आपका है राष्ट्रकूट वंश। इसकी शुरुआत करने वाला भी यहां पर प्रतिहार वंश था, इसको समाप्त करने वाला भी कौन होगा? प्रतिहार वंश होगा। मित्रों ये था हमारा वत्सराज। वत्सराज ही गए, लेकिन वत्सराज का अगला जो पुत्र यहां पर हुआ, अगले जो शासक हुए, उनका नाम नागभट्ट सेकंड था। 795 के अंदर वत्सराज जी सर्व सिधार गए। 795 में मृत्यु होने के बाद 795 में नया शासक नागभट्ट सेकंड बना। नागभट्ट सेकंड की मां का नाम सुंदर देवी था, बाप का नाम यहां पर वत्सराज था। सुंदर देवी का बेटा था। एक राजा के कई लुगाइयां हुआ करती थी। आजकल आदमी एक लुगाई पे टिक जाता है, लेकिन पहले वाले अलग अलग लुगाइयां रखा करते थे, इसलिए मम्मी का नाम बताना जरूरी होता है। समझ में आ रही है बात है? और ये मेरी बात है, इंस्पायर होइए इन बातों से। आप समझिए मेरी बातों को। आप ये मेरी बातें बहुत गहरी बातें हैं। आप देखिए वत्सराज है ना, वत्सराज जो आप पढ़ कर गए हैं, इनका बेटा आगे नागभट्ट हुआ। नागभट्ट की मम्मी का नाम सुंदर देवी है। पापा फिक्स है, पापा बताइए, मम्मियां अलग अलग हुआ करती थी, तो माता का नाम सुंदर देवी नाम है। अब आप देखिए नया शासक अपने पास में आ रहा है, आ गया। वत्सराज तक कहानी समझ में आ गई। वत्सराज तक कहानी पूरा समझ में आ गई, आई। चलो मैंने पीछे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने एक वंशावली बताई थी आपको, देखो कहां से स्टार्ट हुआ था। मैं यहां से स्टार्ट हुआ था। देखो आप, हरिश्चंद्र, रजिल, नरभट्ट, नागभट्ट, बाउक, कुक्कुक, सिल्लुक, और यहां पर आ गया। कहां पर? वत्सराज पर आ गया। आया कि नहीं आया? वत्सराज के बाद कहानी दौड़ेगी, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं आगे। यही है, एक मेहर बज और डंके हो जाए, इसके बाद में कुछ ही नहीं है। अब देखते जाओ, ये मत देखना वो कितने राजा पड़े हैं अब तक, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं अगला शासक, जिसका नाम है नागभट्ट। सांप भट्ट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब किसी का नाम कालिया होता है गांव में, तो उसको बलेकिया थोड़ी बोल सकते हैं। कभी सुना वो बलेकिया? कालिया का काड़ू ही कहा जाएगा, वो बलेकिया नहीं कह सकते हैं। तो नाग को आप सांप नहीं कह सकते हैं। मजाक का विषय नहीं ले बनाना है, क्योंकि ये राजा जी हमारे प्रतिष्ठित आदमी है।
नागभट्ट सेकंड ये 795 में शासक बनते हैं, 833 तक सॉलिड आदमी है भाई। देखो टाइम मैं उसी का बताऊंगा जिसका सोर्स कम से कम 2 जगह से अपने को सोर्स मिलता है, उसी आदमी का शासनकाल बोलता हूं, मैं किसी का नहीं बोलता। देखो सबसे मेन बात है, एक बार पूछा गया था इसकी मम्मी का नाम बताओ, बता दो। माता का नाम क्या है? सुंदर देवी नाम था। इनकी माता का नाम सुंदर देवी नाम था। इसकी उपाधियां बहुत सॉलिड उपाधि है। इसको नागावलोक कहा जाता है, इसे नागावलोक बोला जाता है। इसके दरबार को नागावलोक दरबार भी बोला जाता था। यह जो दरबार चलाता था उस दरबार को नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता था। इतिहास में सबसे लंबी उपाधि धारण करने वाला। पहले तो इसी मिली परम भट्टारक। देखो ये 3 भाग में उपाधि बंटी हुई है। सबसे पहले इसे एक उपाधि मिली जिसे बोलते हैं परम भट्टारक। महाराजाधिराज परमेश्वर। और बाप रे, मन तो यहां लगा इतिहास की 100 लंबी उपाधि है। क्या कह रहा है देखो, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। याद रह जाएगा, मुझे विश्वास है रह जाएगा आप सबको याद। इसके दरबार को क्या बोलते हैं? नागावलोक दरबार बोला जाता है, क्योंकि इसकी उपाधि का नाम भी नागावलोक उपाधि है। इस आदमी ने, एक बात बताता हूं आपको मैं, कौन सा धर्म अपनाया था। इसने वैष्णव धर्म अपनाया था। भगवान शिव की पूजा को इसने स्वीकार किया था। एक जगह पड़ती है, आप जानते हो, तो उसको बोलते हैं बुचकड़ा। ये मारवाड़ में पड़ती है, जोधपुर मारवाड़ में बुचकड़ा। बुचकड़ा अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, और अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने शिव और विष्णु के मंदिर बनाए थे, विष्णु के मंदिर बनवाए थे। आपके लिए क्वेश्चन हो गया, बुचकड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक के साथ है? बोलो, नागभट्ट सेकंड के साथ बुचकड़ा अभिलेख का संबंध रहता है। देखिए इसकी महानता की चर्चा, इसके बारे में बताने वाला चंद्रप्रभ सूरी नाम का एक व्यक्ति है। चंद्रप्रभ सूरी इसके बारे में शानदार उल्लेख लिख करता है, और उस रचना का नाम है प्रभावक चरित्र नाम की एक रचना है। उस रचना में उल्लेख मिलता है भाई। अब यह तो होगी बेसिक बात, जिस एक भी राजा के बारे में पता होना चाहिए। इस आदमी के दिमाग में आया कि तेरा बाप तेरे को कह के गया था, बेटा कन्नौज पर अधिकार करना है। बेटा मैंने कन्नौज पर अधिकार तो कर लिया था, मैं राजधानी नहीं बना पाया था, मेरे अधूरे सपने को पूरा कर देना, मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसने कहा पापा मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं कन्नौज को राजधानी निश्चित रूप से बनाऊंगा, चाहे मुझे पाल को ठोकना पड़ जाए, चाहे मुझे राष्ट्रकूट को ठोकना पड़ जाए, मैं निश्चित रूप से पापा जी कन्नौज को राजधानी बनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ये नागभट्ट इस प्रवृत्ति का आदमी था। नागभट्ट एक महानतम शासक की श्रेणी का आदमी है, सबसे महानतम तो नहीं है। और इस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, लेकिन तब तक हमारे इस कन्नौज की हालात बदल चुकी थी। कन्नौज के अंदर इंद्रायुद्ध चल बसा। इंद्रायुद्ध के जाने के बाद चक्रायुद्ध नाम का यहां पर शासक आ गया, और इस चक्रायुद्ध ने शासन चला रखा था। और चक्रायुद्ध नाम का जो आदमी है ये राष्ट्रकूटों के अधीन काम कर रहा था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कन्नौज की। कन्नौज कहां है? यूपी में है। और कन्नौज का राजा कौन है? चक्रायुद्ध। देखो मैं याद करने का तरीका बता दूं, पहले इंद्रायुद्ध आया है, बाद में चक्रायुद्ध आया है। पहले ये बताओ ई आता है या चय आता है? पहले ई आता है, इसलिए पहले इंद्रायुद्ध करना है, बाद में कौन सा करना है? चक्रायुद्ध करना है। अब देखो स्थिति वापस तैयार करो। 3 वंश आपको बताए थे। एक तरफ प्रतिहार वंश तहलका मचा रहा है, दूसरी तरफ हमारे भारत में राष्ट्रकूट वंश तहलका मचा रहा है, तीसरी तरफ तहलका क्यों मचा रहा है बेचारा? ठीक है, वो भी जिंदगी जी रहा है, पाल वंश है। 3 बड़े वंश, लड़ाई तो इन तीनों की है इस जगह को प्राप्त करने के लिए। फिलहाल राष्ट्रकूट वंश है ना, इनके अंडर में चक्रायुद्ध यहां पर राज कर रहा है कन्नौज के अंदर। कर लिया? अब भैया स्थिति को समझो। प्रतिहार वंश का शासक कौन बन चुका है?
नागभट्ट सेकंड बन चुका है और नागभट्ट सेकंड ने इस बार इस आदमी को हराया नहीं है। खत्म, ना रहा बांस और नए बजेगी बांसुरी। चक्रा युद्ध खत्म कर दिया और इसने पापा के अधूरे सपने को साकार कर दिया और नागभट्ट ने तुरंत प्रभाव से कन्नौज को राजधानी बना दिया। कन्नौज को राजधानी बनाया। इस आदमी ने अपनी वीरता कायम की और इसने राजधानी बनाते हुए इतना खौफ फैलाया, न ही तो कभी पाल वंश को जीतने दिया और न ही कभी इसने राष्ट्रकूट को जीतने दिया। लड़ने कई बार आए लेकिन जीत नहीं पाए, सफलता नहीं मिली इन दोनों को। और मित्रों, अब यहां पर तगड़ा काम यह हुआ कि नागभट्ट सेकंड अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, खूब जोरदार राजधानी बना ली, टाबर टूबर खूब पैदा कर लिए, तीन यहां पर बच्चे पैदा कर लिए और उन्हीं में से एक इसका सबसे बड़ा बेटा। मित्रों आप देखो जरा, नागभट्ट का सबसे बड़ा बेटा था, इनका सबसे प्रमुख पुत्र था, उसका नाम था रामभद्र। इस रामभद्र को कुछ जगह पर रामचंद्र भी लिखा गया है। एक ही बात है, रामचंद्र प्रतिहार आ जाए या रामभद्र प्रतिहार आ जाए, एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब हुआ क्या, 3 भाई थे रामभद्र, आपस में राजा बनने के लिए लड़ा करते थे। रोज सुबह होते ही आंगन में पड़ जाते, लड़ जाते बुरी तरह से। वो उसके बाल पट रहा है, वो उसके बाल उखाड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं बुरी तरह से। हुआ ये कि रामभद्र का पुत्र और हुआ, उस रामभद्र के पुत्र का नाम था मिहिर भोज। और आप जानते हैं मिहिर भोज का दादाजी कौन है? मिहिर भोज का दादाजी कौन है? मिहिर भोज का दादाजी सीधा नागभट्ट आ गया सेकंड। और दादा पोता की तो आपको पता है हमेशा से बढ़िया बनती हुई आई है। दादाजी ने कहा अपने पोते को, बेटा तेरे पिताजी और ये तो लड़ते रहते हैं आपस में, मैं डायरेक्ट तेरे को ही शासक बनाऊंगा, बेटा तू अच्छे काम कर। बचपन में एक ही बात सिखाई दादा ने, बेटा तेरे को आने वाला राजा बनना है, तो चिंता ही मत कर, तेरे को शासक बनाऊंगा, तू शानदार शासक बनेगा, तू वीरता कायम करेगा। अब भाई साहब एक दिन, अगर आए दिन क्या इनके बेटे सारे लड़ते रहते, एक दिन बेचारा परेशान हो गया नागभट्ट पुत्रों के व्यवहार से परेशान होकर गंगा नदी में जाकर वहां पर समाधि ले ली। अब कुछ तो आदमी कहते हैं कि सुसाइड कर लिया था, अब सुसाइड किया तो भी गए, जब जल समाधि ले ली तो भी गए। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा को देखते हुए जल समाधि शब्द बोल देते हैं, जबकि इन्होंने किया तो सोसाइटी है। नागभट्ट सेकंड जी हरिद्वार में गए, गंगा नदी में इन्होंने जल समाधि ले ली, अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया, मामला समाप्त हो गया। अब आप यहां पर देखेंगे अगला राजा 833 के अंदर, मैंने क्या बताया था, 795 से लेकर 833 तक नागभट्ट सेकंड का टाइम है। और 833 के अंदर मित्रों रामभद्र शासक बन गया। मिहिर भोज ने विरोध किया, बोला पापा शासक तो मैं ही बनूंगा। क्यों बेटा? दादा कहा करते थे मेरे को, बेटा तेरे को राजा बनाएंगे, मन बनाओ। बोले बेटा राजा के लिए लड़ाई तो हमने, तेरे काका और हमने लड़ी आपस में। बोले पापा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे शासक बनना है, बच्चा था छोटा। और रामभद्र पापा जी है, बेटे को 2-4 बार झापड़ से मार मुर के बोला बनाओ तेरे को शासक। बोले शासक बनने के लिए देख तू, हमने इधर एक कुर्बानी दे दी तेरे दादा की। अब भाई साहब रामभद्र ने 2-3 बार तो इसको शासक ठोक ठाक के बना दिया, मतलब ठोक दिया, बनाया तो क्या है। अब ये जनता के पास गया, बोला प्लीज हेल्प मी। जनता को जाके बोलता है, आपको पता नहीं मेरे दादाजी मेरे को बोलते थे मैं शासक बनाऊंगा और आप मेरे को शासक बनाओ। लोग बोले क्यों? मेरे दादा कहा करते थे मुझे शासक बनाओ, मुझे शासक बनना है। ये एक दिन पापा के पास गया, पापा मैं रोज रोज आपसे मार नहीं खाऊंगा। तब तक 3 साल बीत गए थे, शासक इसको बनेंगे, 3 साल बीत गए थे रामभद्र को, 836 का टाइम आ गया था। इसने कहा पापा मैं भी आपका ही वंशज हूं और मेरे दादा का नाम नागभट्ट है, आप समझिए, आप मेरे पिताजी है और मैं आपके बाप का फैन रहा हूं, यानी मेरे दादे का फैन रहा हूं। पापा जी मुझे शासक बनाओ। बोला नहीं बनाता। बोला मेरे से शासक बन, मेरे साथ शासन बनने के लिए मेरे बराबर तलवार उठा के बाजू में दम है तो लड़के दिखा। बोला पापा जी यह बात है? अब देखो यह बात है। तो मिहिर भोज तलवारबाजी में बचपन से एक्सपर्ट आदमी था, दोनों बाप बेटे तलवार से लड़े। अब था मेरे एक तो जासी, मिहिर भोज ने तलवार घुसा दी अपने बाप के, ठोक दिया बाप को, बाप खत्म, यानी डेड किलर। लोगों ने कहा बाप ना मार दियो, बाप ना मार दियो। वो बोल दियो हाँ मार दियो।
मार दियो, मारो बाप मार दियो मैं। और इस मिहिर भोज को एक टैग मिल गया, मिहिर भोज को उपाधि मिल गई डैड किलर। डैड किलर का मतलब पितृहंता, बाप को मार के शासक बनने वाला आदमी क्या कहलाता है? डैड किलर। मिहिर भोज आ गयो और इस प्रकार से नया शासक हमारे प्रतिहारों का बन जाता है और उसमें नए शासक को बोलते हैं मिहिर भोज। समझ में आ गया क्या फंडा कि मिहिर भोज शासक कैसे बना? समझ में आ गई बात? ये आपके आ गई होगी समझ में, खोपड़ी में आ रही है ना? मिहिर भोज शासक कैसे बना, रामभद्र कैसे विरोध किया और खत्म हो गया सपड़ा। मिहिर भोज यह आदमी 836 से शासक बनता है और 886 तक अप्रोक्स ये आदमी शासक रहता है मिहिर भोज। मिहिर भोज की बहुत सारी उपाधि है। इस आदमी को कहा जाता है प्रभास पाटन, युद्ध में जीतने वाला प्रभास पाटन। और इसी व्यक्ति को कहा जाता है आदिवराह। प्रभास पाटन और आदिवराह की उपाधियों से सम्मानित किया जाता है इस आदमी को। प्रभास पाटन आदिवराह की उपाधि किसकी है? किसकी है? मिहिर भोज की है। देखो एक सोर्स है बप भट्ट, आपको बताऊं मैं, एक सोर्स आपके पास है बप भट्ट। इस बप भट्ट के अनुसार ऐसा बताया जाता है इस आदमी को पितृयंता कहते हैं। बाकी इतिहासकार नहीं मानते, बाकी बोलते ना वो आदमी बहुत बढ़िया हो, वो दारूड़ी और रामभद्र दारू पी पी के मर गयो। लेकिन ये कहता है ना ना बोले रामभद्र दारू भला ही पीतो, लेकिन भाई साहब रामभद्र ने तो भद्र करो मिहिर भोज, अनी ठोक्यो आपका बाप ने। ओ बोल तो गां ठोक्यो, मारो बाप मैं ठोक दियो। इतिहास में कुछ बाप अच्छे हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ बेटे बेकार हुए हैं। देखो इतिहास में हर कहीं ना कहीं बाप को मारने वाले शासक हुए हैं, तो इस हिसाब से इसको पितृयंता शासक कहते हैं। बप भट्ट की सोर्स के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? बप भट्ट के सोर्स के अनुसार इसको पितृयंता शासक कहा जाता है। और इसने वास्तव में अरबों को बुरी तरह से खदेड़ा था, अरब धीरे धीरे वापस आ रहे थे, तो इसको कहा जाता है अरबों का नाशक। इसे अरबों का नाशक कहा जाता है। मुसलमानों से बहुत नफरत किया करता था, इसलिए इस आदमी को बोलते हैं इस्लाम का शत्रु कहा जाता है, इस्लामों को ठोकने वाला। इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने जिस धर्म को अपनाया था मित्रों, इन्होंने जिस धर्म को अपनाया था वो वैष्णव धर्म था। सबसे ज्यादा वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाला यही हमारे पास हुआ करता था। और तो मैं आपको एक और बताऊं, पूरी पृथ्वी को जीतने वाला, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी यही था। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता किसे कहा जाता है? संपूर्ण पृथ्वी का विजेता मिहिर भोज को कहा जाता है। ये तो है भाई साहब इनकी प्रमुख प्रमुख उपाधियां। मैं आपको बताऊं, इनकी जानकारी को लेकर कुछ एक प्रमुख सोर्स मिलता है और इनकी जानकारी को लेकर एक सोर्स मिलता है और उस सोर्स का नाम है ग्वालियर शिलालेख। और वो सोर्स कौन सा है? उसको बोलते हैं ग्वालियर शिलालेख। और उसको आप प्रशस्ति बोल दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना इन्हीं के टाइम में हुई थी और ग्वालियर प्रशस्ति में ही इनकी दो उपाधि का उल्लेख मिलता है। दिमाग पूरा यहां पर रखो, बिजी मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरा दिमाग यहीं पर होना चाहिए। ग्वालियर प्रशस्ति में दो उपाधि मिलती है, प्रभास पाटन और आदिवराह की उपाधि से जाना गया है। लेकिन मित्रों कनौज की खुदाई में कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनौज की खुदाई में कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं और वो सिक्कों पर मिहिर भोज तो लिखा नहीं हुआ और उन सिक्कों के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है और सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ है श्रीमद आदिवराह। श्रीमद आदिवराह यहां पर लिखा हुआ है लाडलो, तो इससे आइडिया लगता है कि आदिवराह नाम से तो मिहिर भोज हुआ करता था। शायद ये सिक्के ये मिहिर भोज के काल के सिक्के हो सकते हैं। और मिहिर भोज ने एक काम बहुत जोरदार किया, मैं इसका बहुत अच्छा सपोर्ट करता हूं, बहुत गजब बात है। यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा है ना, उस त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त कर दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त करने का जो काम किया था भाई,
वो त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त करने का काम इन्होंने किया था और सल्टा दिया सबको बुरी तरह से, धड़ाम 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 सल्टा दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष का सब एक एक को टिका दिया, राष्ट्रकूट को टिका दिया, पाल को सल्टा दिया, सबको सल्टा के पूरे उत्तर भारत में तहलका यदि मचा हुआ था वो सारा इनका मचा हुआ था। अब भाई 5 मिनट दिमाग को और टिका लेना, मैं कहता हूं इसके अलावा आपको प्रतिहार वंश के अंदर कोई डाउट नहीं देगा, कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इसके बाद आया महेंद्र। महेंद्र तो आया ही है, बस पाल इसलिए लगेगा इनके आगे क्योंकि मम्मी जी पाल, यानी पाल वालों को तो जो इनके कट्टर दुश्मन थे ना वहां तो ससुराल उनकी छोरी भगा के ले आए। और ये हमेशा चलती है ये आदमी की, या तो इंसान के सबसे प्रिय उसके ससुराल वाले होते हैं या उसके सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है भाई। या तो ससुराल वाले उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या उसके सबसे खतरनाक कट्टर दुश्मन होते हैं। अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी के आदमी हो, अब आप पे डिपेंड करता है। महेंद्र भाई साहब, महेंद्र की बात करते हैं, नाम बहुत जोरदार है महेंद्र। महेंद्र पाल जो आप देख पा रहे हो ये आदमी तो वैसे नकली है, इस आदमी में ज्यादा दम नहीं है महेंद्र पाल में, लेकिन महेंद्र पाल के दरबार के अंदर इसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजशेखर भाई। ये आदमी बहुत तकड़ा है। एक बार पूछा गया महेंद्र पाल की मां का नाम बताओ क्या है, चंद्र भटारिका। इसकी माता का नाम क्या है, इसकी माता का नाम चंद्र भटारिका है। इसकी माता का नाम चंद्र भटारिका है। इसकी माता का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बारी मम्मी का नाम पूछने की रिवाज है, लुगाई वाली रिवाज नहीं चल रही है। देखो भाई इस आदमी के कई तरह तरह के नाम हैं। इस आदमी के उपनाम है बहुत सारे, चाहे आप उपाधि के रूप में इसको देख सकते हैं। इसको निर्भय नरेश के नाम से जाना जाता है, इसको निर्भय नरेश के नाम से जाना जाता है। आपने ये ना मुक्तामणिर, मुक्तमणिर, चुड़ामणिर ऐसे नाम सुनेंगे बहुत सारे आपने। ये भगत था राम का, याद रखना है, ये राम का भगत था, राम को पूजता था, राम का भगत हुआ करता था। इसीलिए इसको रघुकुल तिलक के नाम से भी जाना जाता है। रघुकुल तिलक की उपाधि से किसे जाना जाता है, महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक की उपाधि से जाना जाता है। इसको रघुवंश मुक्तावली के नाम से भी जाना जाता है। रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश मुक्तामणि के नाम से भी इसी को जाना जाता है। एक इसी से मिलती जुलती उपाधि एक और है, आप यहां पर ध्यान देंगे, वो है रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि, मुक्तामणि, तिलक नरेश, रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि। लो जी, ये आपकी यहां पर हो गई चूड़ामणि। तो ये भाई इसकी इतनी सारी तो है उपाधियां। उपाधियों का क्या मतलब है, उपाधियां तो ऐसी आपकी धरी धरी रह जाएगी। उपाधियों का क्या है भाई, इसके दरबार में एक ब्रांड आदमी रहता है, बहुत तगड़ा आदमी है, मैं इस आदमी का अच्छा फैन हूं। उसका नाम है राजशेखर। राजशेखर जो आप देख रहे हो संस्कृत भाषा का विद्वान है। राजशेखर संस्कृत भाषा का विद्वान है। इस आदमी ने रचनाएं की, ओ क्या रचना की। देखो इसकी रचना सबसे ज्यादा प्रश्न जिस पे है कर्पूर मंजरी, इस पे बार बार क्वेश्चन आया है। इसकी रचना है काव्य मीमांसा, इसके ऊपर खूब सारा प्रश्न पूछा हुआ है। इसने एक रचना की विंध्यशाल भंजिका, विंध्यशाल भंजिका नाम की इन्होंने रचना की। हरिविलास नाम की रचना इन्होंने की, हरिविलास नाम की रचना की। बाल रामायण की रचना की, बाल रामायण की रचना की। बाल भारत नाम से रचना की, बाल भारत नाम से रचना की। मैं एक बार रिपीट करता हूं, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विंध्यशाल भंजिका, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत। यार एक रचना कुछ छूट रही है मेरे को लग रहा है, कौन सी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विंध्यशाल भंजिका, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, कौन सी चूक रही है रे यार, खोपड़ी में नहीं आ रही है, लेकिन एक रचना चूक रही है, मेरे को दिमाग में आ रहा है। एक रचना है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विंध्यशाल भंजिका, हरविलास, 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 बाल रामायण, बाल भारत। कोई बात नहीं, जब भी आएगी मैं कमेंट में पिन जरूर करूंगा, लेकिन एक रचना है, मुझे लग रहा है मैं छोड़ रहा हूं, एक रचना इसकी है वो छूट रही है। कोई बात नहीं, जब भी याद आ जाएगी मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है।
ये है राजशेखर, संस्कृत भाषा का विद्वान। प्रश्न पूछेगा किसका दरबारी था। इसके बाद आने को तो बहुत सेकंड भी आया था, 1-2 साल के लिए आया था, लेकिन फिर इन्हीं का ही आगे भाई आया था महीपाल। वो महीपाल जो है ना, उनके दरबार में भी ये रहे थे, क्योंकि इस बाबा जी की उम्र खूब लंबी है, ये विद्वान अच्छा है, इसकी लंबी खूब उम्र है। तो इनके बाद में अगला शासक जो यहां पर आ रहा है, बस मित्रों अब आपका ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। और अब आप देख रहे हैं महीपाल नाम का अगला शासक यहां पर आ रहा है। ये गणेश जी महाराज का बहुत तगड़ा भगत बन गया। गणेश जी महाराज का भगत बना तो इसको कई उपाधियों से जाना गया। इसको हेरम्बपाल के नाम से भी जाना जाता है, इसको हेरम्बपाल के नाम से जानते हैं, इसको विनायक पाल के नाम से भी जानते हैं, इसको विनायक पाल के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी के कई पर्यायवाची है, गणेश जी के सारे पर्यायवाची आप दिमाग लगा लेना, आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। देखो, एक था रघुकुल चूड़ामणि, है ना, था ना, रघुकुल मुक्तामणि था, लेकिन इसकी उपाधि कंफ्यूज करेगी। इसकी उपाधि है रघुकुल मुकुटमणि। देखो, रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि जो है वो किसकी है? महीपाल की। रघुकुल मुक्तामणि की किसकी है? महेंद्र की। महेंद्र की क्या है? महेंद्र की सब कुछ ही है वैसे तो, पर महेंद्र की उपाधि की बात कर रहा हूं। मुक्तामणि है, चूड़ामणि है, लेकिन रघुकुल मुकुटमणि किसकी है? महीपाल की है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा जाता है। एक उपाधि इसकी और है, इसको आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहते हैं। इसको आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहते हैं। आर्यवर्त का महाराजाधिराज किसे कहा जाता है? महीपाल को आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा जाता है। आपने खजुराहो का तो नाम सुना ही होगा। सुना है क्या खजुराहो का नाम आपने? खजुराहो नाम की एक जगह है, आपने सुना है खजुराहो का नाम? कहां पड़ता है, कौन से राज्य में है? कमेंट करके बताओ सारे मुझे फटाफट से, कहां पर पड़ता है ये। और खजुराहो के लेख में, खजुराहो के लेख में इसे क्षिति पाल देव के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए। खजुराहो के लेख में महीपाल को किस नाम से जानेंगे? क्षिति पाल देव के नाम से जाना जाता है। और एक सबसे तगड़ी बात, ये अलम सूदी का नाम आपने सुना होगा। अलम सूदी, कमेंट करके बताओ फटाफट से कौन है अलम सूदी? भारत आया, किस देश का यात्री था? मुझे कमेंट करके बताओगे, बहुत काम की बात है। अलम सूदी भारत इसी के काल में आया था, इसी के काल में, इसी के काल में भारत आया। लो जी, अलम सूदी आ गया। अब लास्ट के 3 आप देखोगे। एक शासक जिसका नाम है राज्यपाल, एक शासक जिसका नाम है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल के बाद फिर आपके पास अगला शासक, लास्ट शासक है यशपाल। मैं पहले भी लिस्ट में बता चुका हूं। त्रिलोचन पाल वैसे तो बहुत लंबा शासन काल था इस आदमी का, पर इसमें दम नहीं था। लेकिन इसके काल में महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण इसी के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? इसके काल में हुआ। पर इसको जैसे ही सूचना मिली महमूद गजनवी भारत में आ रहा है, कन्नौज छोड़ के भाग गया, लापता। पता ही नहीं कौन से पहाड़ी में गया, कौन से खाड़े में गया, किधर गया, पता ही नहीं चला। इसलिए इसको आलोचनात्मक भाव से देखते हैं, राज्यपाल को अच्छी प्रशंसात्मक रूप से नहीं देखते हैं। त्रिलोचन पाल ये छोटा भाई था, नाबालिग आदमी था, इसको फालतू में डॉन बना दिया, इसको महान बना दिया। और अब बोला तो असल ये आदमी यही है। ये इतना खतरनाक तरीके से लड़ने लगा, मोहम्मद गोरी ने पहली बार में उड़ा दिया। त्रिलोचन पाल से लड़ा महमूद गोरी से युद्ध किया और मामला खत्म हो गया। और यशपाल इस वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। एक बात चूक गई मेरी मिहिर भोज की, मैं जरा आपको बता दूं। मिहिर भोज की एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। मिहिर भोज ने नई राजधानी बनाई थी भाई, इसने एक राजधानी बनाई थी मिहिर भोज ने, वो इसकी राजधानी है ग्वालियर। और तो और ग्वालियर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, ग्वालियर दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। ग्वालियर
दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। ये सारी बातें आप देख लेना। और आज की क्लास का सबसे अंतिम पॉइंट बताने जा रहा हूं, आज तक की टोटल इनकी राजधानियां कितनी हैं, जरा इनकी राजधानियों के ऊपर जिक्र करो। सबसे पहले इनकी राजधानी जिसे बनाया गया वो है मंडोर, जिसे मांडव्यपुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मांडव्यपुर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी इनकी प्रमुख राजधानी है वो बनी थी मेड़ता। तीसरी राजधानी बनी थी भिनमाल। चौथी राजधानी बनी थी कन्नौज। और पांचवी राजधानी बनी थी वो है ग्वालियर। इन्होंने अपने जीवन में टोटल 5 राजधानियां बनाई थी। और मेड़ता को पुराने समय में मेड़ंतपुर के नाम से जाना जाता था, और बाकियों के नाम तो कॉमन है। और ये इसको कन्नौज को कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना जाता था पहले पुराने समय में। तो ये था हमारे प्रतिहार वंश का सॉलिड इतिहास। और मैं दोस्तों आपको प्रॉमिस करता हूं, मैंने एनसीईआरटी के ऑथेंटिक सोर्स जो है, और मैं आपको बताऊं मैंने सबसे सॉलिड सोर्स जो यहां पर लिया है, मैंने 2 सोर्स, आज की क्लास जो आपने यहां पर पढ़ी है, इस क्लास के 2 प्रमुख मेरे पास में सोर्स है। यहां पर राजस्थानी ग्रंथागार की पुस्तक आपके पास राजस्थान के राजवंशों का इतिहास, यह जगदीश सिंह गहलोत की पुस्तक है, इसमें से आपको फर्स्ट पार्ट पूरा पढ़ाया गया है। और दूसरा जो मैं आपको जितने भी सोर्स बताकर गया हूं, यह आपके राजस्थान इतिहास गोपीनाथ शर्मा, बकायदा जो सोर्स उठाया जा रहा है पेज नंबर तक मैंने यहां पर प्रॉपर इसके अंदर बताए आपको ये। और तीसरा सोर्स मैंने लिया है यहां पर डॉक्टर गौरीशंकर ओझा जी के सोर्स को उठाया है। मेरे 2 प्रमुख फैक्ट जो है वो इनसे निकाले हुए फैक्ट है। कोई भी आपको सबूत चाहिए, कोई बात का प्रमाण चाहिए मेरी किसी भी बात, क्योंकि ये विवादित बहुत है ये टॉपिक ये, तो आप इन 2 पुस्तकों को खरीद सकते हैं। इन 2 पुस्तकों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। और मैंने कोई बात यदि हास्य रूप से बोली है और वो आपकी किसी भावनाओं को ठेस पहुंचती, तो मैं मेरी बात वापस लेता हूं। और मैंने जो हास्य प्रतरीक से बताया वो सिर्फ विद्यार्थियों को याद करने के तरीके से केवल बताया गया है, इसको कोई भी व्यक्ति अन्यथा ना ले, ये मेरा डिस्क्लेमर है। यह सिर्फ पर्पज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। कोई भी समाज का आदमी इस बात को ज्यादा गहनता से अपनी खोपड़ी में दिमाग में न बिठाए, क्योंकि ये इस प्रकार से लेने का विषय नहीं है। केवल तो केवल मैंने सिर्फ इसको रुचिकर बनाया है, और उसका टारगेट था प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पढ़ाना। और मैंने जाने अनजाने में कोई किसी प्रकार का शब्द ऊंच नीच बोल दिया है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए टॉपिक में, नए कंटेंट के साथ और नए गजब के बिंदु के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।